हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके बिप्स। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में आप लोगों ने बहुत ही प्यार और बहुत ही सपोर्ट दिया है, तो थैंक्स अ लॉट। और मैं जो अपना व्हाट्सएप नंबर, एक छोटा सा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है अभी, और आप लोगों को भी देना चाह रहा था फ्रेंड्स। पर मैं ये चाह रहा था कि उसमें ऐसे ही बच्चे जुड़े जो पढ़ने को लेकर के सीरियस हैं। तो कुछ दिन और वेट कर लेते हैं, फिर मैं व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को भी प्रोवाइड करूंगा, अगर आप लोगों को इसी तरीके से सपोर्ट मिलता रहता है तो, जहां आप अपनी क्वेरीज़ जो हैं और जो क्वेश्चंस हैं या कुछ और भी जो आप लोगों को मन में बातें हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग शेयर मुझसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेरीज़ थी तो उसको लेकर के बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो मैंने क्वेश्चन व्हाट्सएप से निकाल करके नोट कर लिए हैं। पहला जो है कि सर, मॉनसून ने तो आंसर्स पर पानी फेर रखा है। मॉनसून से और जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं लगातार जो है वो बन रहे हैं। 2020 के प्री में भी मानसून से रिलेटेड एक एनालिटिकल क्वेश्चन आया हुआ था। 2019 में फिर 2 क्वेश्चन आए हैं, 2021 में भी 2 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें से एक है कि मध्य प्रदेश को कितनी जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है, और दूसरा वो जो एक एनालिटिकल क्वेश्चन था क्या था कि मध्य प्रदेश की कौन सा गलत है। मध्य प्रदेश की जलवायु को जो है आपकी कर्क रेखा प्रभावित करती है, बिल्कुल 100% राइट है, मध्य प्रदेश की जलवायु को कर्क रेखा प्रभावित करती है। दूसरा, ग्वालियर को उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, देखिए ग्वालियर कर्क रेखा के ऊपर है ना, 23.5 डिग्री से जो 66.5 डिग्री है, उसको हम मुख्य रूप से जो है उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हम उसको विभाजित करते हैं। अब 23.5 से ऊपर चला गया तो वो जाहिर बात है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा हो गया, तो वो भी सही है। उसका बेसिक आंसर जो था वो गलत था कि मॉनसून से 50% जो है वो बारिश होती है। मॉनसून हमारे यहाँ सबसे बड़ा कारक है बारिश का, ठीक है ना, और मॉनसून जो है वो 85 to 90% बारिश के लिए जो है वो उत्तरदायी है। तो उसमें दे रखा था कि 50% है, तो वो आंसर जो था आपका गलत था। आपको एक चीज़ और बता दूं कि एमपीपीएससी जो आपका मेंस 2019 है, उसमें भी मॉनसून से रिलेटेड क्वेश्चन या जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि 2019 उसमें ये था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को जेट स्ट्रीम किस तरह से प्रभावित करती है। 6 मार्कर में क्वेश्चन था, क्योंकि तब से जो 6 मार्कर्स आते थे आजकल उसको 5 मार्कर्स जो है वो कर दिया गया है, तो ये था। और 2020 के एमपीपीएससी मेंस में भी आपका जो जलवायु और मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, सीधा मानसून से ही रिलेटेड है। उसमें एक पहला क्वेश्चन ये है कि कोपेन के जो मध्य प्रदेश का जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको वर्णित कीजिए। और उसी में अथवा करके क्वेश्चन दिया हुआ था कि मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। अच्छा, मानसून जो है पहले तो बहुत ही एक लाइट सिद्धांत था कि भाई तापांतर हो गया, तापांतर के कारण जो हिंद महासागर की जो वायुधाराएं हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर प्रवाहित होने लगी और मानसून का आगमन हो गया। ये एक परंपरागत सिद्धांत है। बेसिक आंसर तापांतर ही है, ठीक है ना। मई और जून माह में जो बहुत प्रबल निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है वो अत्यधिक तापमान के कारण ही होता है, तो तापमान बढ़ने से मानसून की उत्पत्ति होती है, ये तो 100% राइट है। लेकिन अब इस तापमान की वृद्धि के और वायुदाब के निम्न क्षेत्र के निर्माण के क्या क्या कारक हैं, इनको लेकर के अलग अलग सिद्धांत बन गए हैं, है ना। एक तो हो जाएगा आपका परंपरागत सिद्धांत, जो प्राचीन सिद्धांत, जो पहले से चला आ रहा सिद्धांत है। फिर आपका जाता है जेट स्ट्रीम सिद्धांत। फिर आ जाता है आपका अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण पेटी का उत्तर की ओर खिसकना। फिर आ जाता है ध्रुवीय सिद्धांत, है ना। तो ऐसे करके जो है मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत बनते हैं। तो ये आपका मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन है।
तो मैं समझ रहा हूँ कि जलवायु से लेकर के पिछले 2-3 सालों से एनालिटिकल क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वनस्पत इसके कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, फलाना क्या ठिकाना क्या है, औसत वर्षा क्या है, इस तरह से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। लेकिन आगे नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम भी जब 2020 में पूरा का पूरा पेपर एनालिटिकल पेपर आया था, तो मैंने तभी कहा था कि एमपीपीएससी की आदत चौंकाने की है। अगली बार फिर से फैक्चुअल जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आ सकता है, और इस बार का पूरा पेपर फैक्चुअल रहा है। तो रही बात अब आपकी प्रॉब्लम की कि मॉनसून और जलवायु परेशान कर रहा है, तो बेटा कोई अच्छी सी टेक्स्ट बुक उठा करके पढ़ो, रीडिंग लो, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। नोट्स से सिर्फ अधिकतर वही चीज़ें पता चलेंगी कि सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान, सबसे कम वर्षा वाला स्थान, सबसे ज़्यादा तापमान वाला स्थान, सबसे कम तापमान वाला स्थान, और सर्वाधिक तापांतर में भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अच्छी टेक्स्ट बुक को लेकर के आप पढ़ो। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे जलवायु की? जलवायु की स्टार्टिंग हमेशा की जाती है अक्षांश और देशांतर से। जो आप ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं ना कि अक्षांश और देशांतर, जो अर्थ ग्लोब में आप अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर आपको पूरे भारत और मध्य प्रदेश की जो उच्चावच स्थिति है उसका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जब आप जलवायु पढ़ोगे तो आपका एक बिल्कुल सॉलिड जो जलवायु का पोर्शन है वो तैयार होगा। कितना भी एनालिटिकल क्वेश्चन आए आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। और फिर कई बार तो क्वेश्चन, देखिए मैं अभी बता देता हूँ डिस्प्यूट, चलिए इसको फिर कभी आगे मैं कवर करूँगा। आज फटाफट कुछ 4-5 क्वेश्चंस ले लेता हूँ। तो ये था, इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़िए, है ना। तो एक अर्थ का ग्लोब का मैं आपको अगर हो सका तो एक छोटी सी क्लास लेकर के मैं आपको पूरा का पूरा पार्ट जो है वो समझा दूंगा कि अर्थ के ग्लोब से रिलेटेड किस तरह से पढ़ना है। उसमें सिर्फ आपका जलवायु नहीं, आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको अक्षांशीय और देशांतर के बारे में ज्ञान है और थोड़ा सा उच्चावच के बारे में ज्ञान है, तो जलवायु पढ़ने से आपके 3 से 4 चैप्टर्स तैयार हो जाते हैं। अगर आपने जलवायु पढ़ ली है तो कृषि का चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाता है कि मध्य प्रदेश के कृषि क्षेत्र आप सरसरी तौर पर पढ़ करके निकल जाओगे कि हाँ यहाँ ये होगा। मिट्टियों वाला पोर्शन भी आपका तैयार हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसे इस तरह की से जो मिट्टियाँ हैं वो पाई जाएंगी। प्राकृतिक संपदा वनस्पति वाला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर किस तरह की प्राकृतिक वनस्पति जो है वो पाई जाएगी, ना सिर्फ एमपी के लेवल पर, एमपी, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर। अगर आपने उसको पूरा सही अप्रोच के साथ पढ़ा हुआ है तो 3 से 4 चैप्टर में वो आपको मददगार रहेगा। ओके, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं। सर उड़ता हुआ जंक्शन उड़ गया क्या? अरे भाई मेरे थोड़ा सा वेट कर लो, मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। इट इज़ वेरी टफ टू मेक वीडियोज इन पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली इन रोड्स। मुझे वो वीडियो बनाने में जितनी दिक्कत गई है, जब आप देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। बिकॉज दैट वॉज अ वेरी नैरो रोड, है ना, और वहाँ पर कवर्ड है पूरा, तो प्लेस एक नहीं मिल रहा था जहाँ से मैं आपको सही तरह से दिखा सकूं। तो मैं उड़ता हुआ जंक्शन वाला वीडियो आपका अपलोड कर दूंगा, है ना, आप निश्चिंत रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो, सर एमपीपीएससी प्री के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। अरे बेटा एमपीपीएससी प्री के बारे में यार थोड़ा सा, इतने ढेरों लोगों ने बना रखे हैं वीडियोस, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर बनाऊँगा तो आप लोग बोलेंगे बस वही सब बता रहे हो आप भी। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि एमपीपीएससी प्री की जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से करें। देखिए एमपीपीएससी प्री की स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से करिए। बेसिक का मतलब क्या होता है कि जो आप हर बुक में जो फर्स्ट चैप्टर दिया रहता है, भारत एक दृष्टि,
है ना। मध्य प्रदेश एक दृष्टि, इसमें क्या रहता है, इसमें जो बेसिक डाटाज रहते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, और मतलब इससे संबंधित बहुत सारे डाटाज हैं। इसी तरीके से भारत के बारे में आप देखेंगे, भारत की जनसंख्या, भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, और जो आपका जनसंख्या घनत्व, फिर आपका आ जाएगा क्या कहते हैं कि बहुत सारे डाटाज आएंगे, है ना, कि मात्र मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, और भी बहुत सारे डाटाज, लिंगानुपात। तो यहाँ से करें। इसके साथ साथ भारत में प्रथम, विश्व में प्रथम, मध्य प्रदेश में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, ये जो आपका है ये बिल्कुल सॉलिड तरीके से आपका जो है तैयार हो जाना चाहिए। और एक शॉर्ट पीरियड में, ये नहीं कि अब इसको लेकर के बैठ गए तो यही बहुत लंबा चलता जा रहा है। फिर उसके बाद आ जाता है जो भारत के राजकीय चिन्ह, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह और मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि सिलेबस बहुत ब्रॉड है, लेकिन यहां से 2 से 3 प्रश्न आपके बनने ही बनने हैं। और जब भी आप ये तैयार करेंगे तो इंडिया और एमपी को कंपैरेटिव एक वे में पढ़ेंगे कि भारत की जनसंख्या, पहले तो पूरा भारत के डाटा याद कर लिए, फिर एमपी के याद कर लिए, उसके बाद आपको क्या हो गया कि आपने दोनों को मिक्स करके कि अगर भारत का क्षेत्रफल इतना है तो मध्य प्रदेश का कितना है, इस तरह से आप सोच करके पढ़ेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगा। और इस पूरे टॉपिक के बाद कम से कम अपने 5 पेजेस फ्री रखिए। क्यों? क्योंकि हर चैप्टर से बेसिक क्वेश्चन निकलते हैं जो उसमें नहीं दिए रहते। जैसे अब आप आएंगे कि मिट्टियों वाले चैप्टर में आ गए तो सर्वाधिक विस्तार वाली मिट्टी, सर्वाधिक उर्वर मिट्टी, ठीक है ना। फिर आप सर्वाधिक विस्तार वाले वन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वृक्ष, और फिर सर्वाधिक वो तो पूरी की पूरी एक लिस्ट बन जाती है कृषि में कि सर्वाधिक उत्पादन, है ना, कहाँ कौन सा क्षेत्र कौन सा उत्पादन के लिए प्रथम है और क्या है। उसके बाद फिर आपका वही खनिज में हो जाएगा, खनिज की पूरी लिस्ट बन जाएगी। तो ये हर चैप्टर के बेसिक जो डाटाज आएंगे आप वहीं पर नोट कर लीजिए उसके बाद 5 पेजेस में। तो जब वो पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है उसका एक सार जो है वो आपके लिए इकट्ठा हो जाएगा। जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे उनके बेसिक डाटाज निकाल करके आप वहीं पर रखते जाइएगा। नोट्स पढ़ें, रिफ्रेशर्स जो आती हैं लाइक ल्यूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ें, लेकिन टेक्स्ट बुक से पढ़ने को प्रेफरेंस दें। एनालिटिक जो आपका व्यू है वो डेवलप आप करें, ठीक है ना। तो फिर आप जैसे अभी मानसून वाला हम और जलवायु वाला एक डिस्कस कर रहे थे, तो उस तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं जाएंगी, ठीक है ना। तो और अगर प्री के बारे में और जो है तो मैं एक सेपरेट वीडियो ही एमपीपीएससी प्री के लिए बना दूंगा। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अरे मेरे भाई, देखो यार, रेगुलर क्लास तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो व्हाट्सएप में आप लोग मेरे को जो प्रॉब्लम्स देते हैं, देखो भाई, सबसे पहली बात तो क्या है कि अरसे से पढ़ाना छोड़ रखा है, ठीक है ना, काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि पढ़ाना छोड़ दिया। दूसरी बात, हम लोग सिंपल चौक और बोर्ड वाले टीचर हैं, तो थोड़ा सा ये वीडियोस ज़रूर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं है ये सब जो आपका टेक्निकल जो पार्ट है। तो अभी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस दे रहे हैं। रेगुलर क्लासेस के लिए आप उनको देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं अभी व्हाट्सएप जो छोटा सा ग्रुप है और इसमें मैं आप व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करूँगा, उसमें आप बता दिया करिए, तो उससे रिलेटेड ज़रूर मेरे से जो हो सकेगा मैं हेल्प जो है वो कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद क्या है, कट ऑफ, बेटा कट ऑफ का वीडियो डाल तो दिया है, कट ऑफ का वीडियो चैनल पर है, आप जाकर के देख लीजिए।
और बार बार उसको ही डिस्कस करते रहने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, कट ऑफ जो है मैं अभी सिर्फ जनरल का बता दे रहा हूँ, 74 मैक्सिमम लिमिट है, इससे नीचे जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर रिजर्वेशन थोड़ा सा 14% ही रहता है तो 75 ±1 तक जा सकता है। उसके अनुसार सब कैटेगरी वाले अपना कम कर लेंगे। 80 वगैरह नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहो, इतना हाई नहीं जाएगा, बहुत हाई नहीं जाएगा। 75 74 से नीचे रह सकता है, या ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। और सारी कैटेगरीज वालों के लिए वहाँ पर रखा हुआ है। अब हम एक बार फाइनल कट ऑफ जरूर अपना चेक करेंगे जब फाइनल आंसर सीट आ जाएगी, है ना। और आपत्तियां आप लोग जरूर लगा दीजिएगा। बार बार कट ऑफ को ही डिस्कस करते रहने का मतलब नहीं है। अब आप लोग अपनी पढ़ाई में लग जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स अगेन, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है जो पिछले वीडियोस में, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और अगर इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं रेगुलर वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। और व्हाट्सएप नंबर भी मैं अपना आपको दूंगा जहां आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं और जो भी चीज़ें हैं आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग टिल देन। जो नेक्स्ट वीडियो, हाँ, उड़ता हुआ जंक्शन मैं अपलोड कर दूंगा। ओके, टिल देन, बाय।